हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम, जो कि आपका बिहार एसएससी हो गया, आपका सिविल कोर्ट हो गया, आपका एसएससी जीडी हो गया, यानी अन्य आपके एग्ज़ामों में क्या होगा, ये महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, जो हम लोग का पहला क्वेश्चन कह रहा है, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन हैं। तो द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के जो निर्देशक हैं आपके, वो हो जाएंगे आपके श्याम बेनेगल। कौन है? तो श्याम बेनेगल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और आपको द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म महात्मा गांधी के जीवन पर क्या है, आधारित है। और आपका गांधी जो फिल्म था 1982 में, यानी कि 1982 में क्या हुआ था, ये आया था। और थानू अथैया जो थे, अथैया को गांधी फिल्म में वेशभूषा के लिए उनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। हम लोग का अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो हो जाएगा आपका श्रीमती श्रीमाव भंडार नायके। कौन थी? श्रीमती श्रीमाव भंडार नायके थी। और आपको बोलेगा कब थी, तो 1964 में। कब थी? 1964 में थी। आपको बोलेगा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। कब थी? तो 1966 1966 में। आपको बोलेगा कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू। कहाँ की थी? तो यूपी की, यानी कि उत्तर प्रदेश की। आपको बोलेगा अगर कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो हो जाएगा आपका सुचेता कृपलानी, जो कि ये भी यूपी से बिलोंग करती थी। आपका अगला क्वेश्चन अगर बोलेगा कि भारत में जन्मे एस्ट्रोफिजिक्स के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो प्रो चंद्रशेखर को। किसको? प्रो चंद्रशेखर को किया गया था। यानी कि भारत में जो जन्मे हम लोग को एस्ट्रोफिजिशियन जो थे, उनके लिए प्रो चंद्रशेखर को 1983 में, कब? 1983 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। एक हम लोग के थे रमन प्रभाव, जिसको हम लोग सीवी रमन को, रमन प्रभाव के लिए किसको जाना था? सीवी रमन को, जो कि 1930 ईस्वी में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि पद्मा सुब्रमण्यम कह रहा है किस शास्त्रीय नृत्य से प्रतिपादक हैं, तो हो जाएगा आपका सुबह किससे, तो भरतनाट्यम से। किससे हो जाएगा? तो भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है, तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका मणिपुर। किसको? मणिपुर को। करेक्ट। नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक राजकीय संरक्षण किस राजवंश ने प्रदान किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक जो राजकीय संरक्षण किसने किया था? पाल राजा धर्मपाल और देवपाल ने दिया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय को अंतिम राजकीय संरक्षण किसने दिया था? पाल वंश के द्वारा दिया गया था। जो नालंदा हम लोग का जो विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुआ था, उसको गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने, यानी इन्हीं को हम लोग बोलते हैं गोविंद गुप्त ने किया था। और सुमात्रा के जो शासक जो बालपुत्र देव ने नालंदा में महाविहार बनवाया, यानी सुमात्रा के जो शासक थे बालपुत्र देव ने नालंदा में महाविहार बनवाया। और हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय में दान दिया था। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का, इसका हो जाएगा पाल राजा धर्मपाल और देवपाल होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का कारण क्या था। तो महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल द्वारा जो खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का कारण जो था, ब्रिटिश सरकार द्वारा का मनमाने लगान निर्धारण तथा उसके माफ़ करने में मना करने के विरुद्ध विद्रोह किया था। यानी कि जो इसका आपका राइट आंसर होगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसके माफ़ करने मना करने का विरोध विद्रोह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो खेड़ा कृषक सत्याग्रह का 1918 ईस्वी में गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया था। खेड़ा कृषक सत्याग्रह का किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा किया गया था। कब? 1918 में। और गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारत में क्या हुआ था? भारत में चंपारण नील कृषक के लिए किया गया। और आपका बारदोली किसान सत्याग्रह को सफलतापूर्वक नेतृत्व के कारण बारदोली के महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी थी इसी आंदोलन में?
बारदौली किसान सत्याग्रह में किसकी उपाधि दी थी सरदार पटेल को? तो सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित बादशाहों का सही कालक्रम क्या है? तो आपका देखिए मुगल शासक दिया है शासनकाल, यानी कि अहमद शाह जो थे हम लोग के अहमद शाह 1748 से 54 ईस्वी तक शासन किए। और आपके थे आलमगीर द्वितीय जो कि 1754 से 1759 ईस्वी तक शासन किए। और आपको जाएंगे शाह आलम द्वितीय जो थे हम लोग के 1759 से 1806 ईस्वी तक। और आपके हो जाएंगे अकबर द्वितीय जो कि 1806 से 1837 ईस्वी तक शासन किए थे। और आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, ये 1837 से 1857 ईस्वी तक क्या किए थे? शासन किए थे। इसका जो कालानुक्रम जो हो जाएगा आपका 1, 3 और 2, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है संविधान के अनुच्छेद 352 में किस बात का प्रावधान है? तो संविधान के जो अनुच्छेद 352 जो है वो आपका राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का क्या है? प्रावधान है। यानी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का क्या है? प्रावधान है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 44वें जो संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में मात्र एक बार कैबिनेट का संविधान में उल्लेख है। यानी कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था कि कैबिनेट के लिखित संस्तुति पर राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है। यानी अब तक 2 बार विदेशी आक्रमण तथा 1 बार आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हुआ है। यानी अभी तक 2 बार विदेशी आक्रमण के आधार पर और 1 बार आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हुआ है। यानी कुल मिलाकर 3 बार आपातकाल लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में जो है कौन सा विषय जो है राज्य सूची का नहीं है? तो जन्म एवं मृत्यु का जो पंजीकरण जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। यानी कि देखिए इसका जो है भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूची का उल्लेख है। यानी भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 सूची का उल्लेख है। एक होता है हम लोग का संघ सूची जो कि 97 विषय था, अभी वो टोटल कितना हो गया है? 100 विषय हो गया है। और राज्य सूची में पहले 66 विषय हुआ करता था और अभी वर्तमान में 61 विषय हो गया है। और समवर्ती सूची में पहले था 47, अब हो गया है 52 हो गया है। यानी कि समवर्ती सूची पर संघ एवं राज्य दोनों कानून बनाते हैं। देखिए समवर्ती सूची जो हम लोग का है उस पर संघ एवं राज्य दोनों कानून बनाते हैं और विवाद होने पर केंद्र का कानून अधिक प्रभावशाली होगा। यानी जब भी विवाद इस पर होगा तो उस पर जो केंद्र का जो कानून जो बोलेगा वही सबसे अधिक प्रभावशाली होगा। और अवशिष्ट शक्ति जो है किसके पास होता है? तो अवशिष्ट शक्ति जो हम लोग का होता है वो संघ के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है। कह रहा है सोन नर्मदा तथा महानदी जो है निकलती है तो ये जो है कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। यानी अमरकंटक की पहाड़ी जो है कहाँ पर है? तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में है। यानी सोन नदी जो है दक्षिण से आकर गंगा नदी में पटना के पास क्या होती है? मिल जाती है। सोन नदी जो है दक्षिण से आकर गंगा नदी में पटना के पास मिलती है और नर्मदा नदी अरब सागर में क्या होती है? गिरती है। और महानदी पर विश्व का सबसे लंबी नदी बांध कौन सा है? तो आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध है, जिसकी लंबाई है आपका 4800 मीटर। कितना है? तो 4800 मीटर है, जिसकी लंबाई कितना है? 4800 मीटर लंबाई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कह रहा है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में 89 यानी कि 89 तारा मंडल हैं। यानी 89 क्या है? तारामंडल है। यानी सबसे जो बड़ा तारामंडल है वो क्या है? सेंट्रोस है, जिनमें 94 तारे हैं। कितने हैं? 94 तारे हैं। जो हाइड्रा जो है तारामंडल में सबसे कम 68 तारे हैं। हाइड्रा तारामंडल में सबसे कम तारे हैं जो कि 68 तारे हैं। और आकाश में हम लोग के कुल 89 तारामंडल है। आकाश में बोलेगा आपको तो 89 तारामंडल है। और बृहद
सप्तऋषि में 7 अधिक चमकीला तारा है। बृहत जो सप्तऋषि में 7 अधिक चमकीला तारा है, इसे हम लोग बृहत सप्तऋषि या बिग डीपर कहते हैं। आपको बोल देगा कभी बिग डीपर किसे कहते हैं। बिग डीपर जो है वो सप्तऋषि को हम लोग बोलते हैं, जिसमें सबसे 7 अधिक चमकीला तारा होता है। लघु सप्तऋषि जो लघु सप्तऋषि है उसको मृग सिग्नस आदि तारामंडल है। अगला क्वेश्चन करें हम लोग का, मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधा है। मलक्का जल संयोजी में आने जाने की जो सुविधा है कैसे है, तो मलक्का जल संयोजी में आने जाने की जो सुविधा है हिंद महासागर से चीन सागर तक है। कि यहाँ तक हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधा है। यानी कि स्वेज नहर जो है लाल सागर से किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और कील नहर जो है आपको बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। याद रखिएगा, कील नहर जो है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है, और पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। और पनामा नहर का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था, यानी कि 1914 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र द्वारा राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को जो है विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव जो होता है वो कौन देता है, तो वित्त आयोग देता है। कौन देता है, तो वित्त आयोग देता है। देखिए, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 280 के अधीन जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है प्रत्येक 5 वर्षों पर वित्त आयोग का क्या करता है, गठन करता है। और वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 5 सदस्य होते हैं। और वित्त आयोग में 5 वर्षों के लिए राजस्वों के बंटवारों की संतुति करता है। जो 14वां हम लोग का वित्त आयोग YB रेड्डी की अध्यक्षता में बनाया गया था। तो 14वें वित्त आयोग के सिफारिश जो कब हुआ था, 2015 ईस्वी से 2020 ईस्वी के बीच लागू हुआ था। कब हुआ था, 2015 ईस्वी से 2020 ईस्वी के बीच लागू है। जो कि राजस्व में राज्य का हिस्सा कितना था, तो 42.5% कर दिया गया, जो कि अभी 10% बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का कह रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। तो हम लोग का देखिए, भारत में जनसंख्या के वृद्धि के इतिहास में जो है सन 1921 को हम लोग महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। उस सन 1921 को हम लोग महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। यानी कि 1911 के जनगणना में लगभग 13 लाख आबादी 1921 ईस्वी में कम हो गया। इसके बाद हमेशा क्या हुआ, बढ़ता रहा, अभी तक घटा नहीं। अरे जनगणना का जो लघु विभाजन जो है हम लोग का 1991 ईस्वी को कहते हैं। जनगणना का जो लघु विभाजन है किसको बोलते हैं, 1951 ईस्वी को कहते हैं। जनगणना में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि कब हुआ था, तो 1971 ईस्वी से 1981 ईस्वी के बीच में हुआ था। सबसे अधिक दशकीय वृद्धि 1971 ईस्वी से 1981 ईस्वी के बीच हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि कह रहा है कि N2 बंध के निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। देखिए, N2 बंध के निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है वो कितना होता है, तो 2 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग का, 2 समांतर तारों में एक दिशा में विद्युत प्रवाहित हो रहा है, इन दोनों के मध्य निम्नलिखित प्रभाव होगा। यानी इन दोनों के मध्य कैसा प्रभाव होगा, तो देखिए 2 समांतर तारों में एक दिशा में विद्युत प्रवाहित हो रही है, तो इन दोनों के मध्य आकर्षण होगा। क्या होगा, इन दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तब क्या होता है। जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जब जाता है तो क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि जर्म प्लाज्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। जो जर्म प्लाज्म जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया, तो देखिए जो जर्म प्लाज्म सिद्धांत है
विसमैन ने प्रतिपादित किया। किसने? विसमैन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर कीजिए। यानी कह रहा है कि इसमें लौ होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रंगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो देखिए जो होगा इसका कह रहा है, देखिए रुधिर वर्णिका के संबंध में इसमें लौ होता है, पहले कि इसमें लौ होता है, रक्त को लाल प्रदान करता है, यह रक्त को क्या करता है? लाल प्रदान करता है। फिर क्या करता है? रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यानी रक्त में ऑक्सीजन है क्या है? वाहक है। जो इसके हिसाब से इसका राइट जो आंसर होगा क्या होगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी क्या होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे अशुद्ध रक्त हृदय में आता है। देखिए जो अशुद्ध जो हम लोग का रुधिर वर्णिका में जो देखिए अशुद्ध रक्त हृदय में आता है कहाँ से? दाहिने आलिंद से। कहाँ से आता है? दाहिने आलिंद से आता है। कहाँ से? दाहिने आलिंद से, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिएगा इसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए मनुष्य में हृदय में क्या होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। मनुष्य के जो हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। और आपके ऊपर वाले कोष्ठ को आलिंद कहते हैं। जो ऊपर वाले कोष्ठ होता है उसको हम लोग बोलते हैं आलिंद बोलते हैं। जो 2 हैं कौन कौन सा होता है? एक बाएं आलिंद और एक दाएं आलिंद होता है। और नीचे वाले कोष्ठक को हम लोग निलय कहते हैं। क्या बोलते हैं? निलय, जो कि 2 हैं। ये भी कौन कौन सा? बाएं एवं दाएं निलय। रक्त का जो शुद्धिकरण होता है कहाँ पर होता है? प्यूरिफिकेशन, वो फेफड़े में होता है। प्यूरिफिकेशन जो रक्त का होता है वो कहाँ पर होता है? फेफड़े में होता है। और रक्त का जो छानना जो है उसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। यानी मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? किडनी या वृक्क में होता है। यानी वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन घुल जाए उसे शुद्ध रक्त कहते हैं। यानी वैसे रक्त जो ऑक्सीजन उसमें क्या हो जाए? पूरी तरह से घुल जाए उसे हम लोग शुद्ध रक्त कहते हैं। और जबकि जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा हो उसे हम लोग अशुद्ध रक्त कहते हैं। याद रखिएगा इस पॉइंट को भी आप लोग। यानी शुद्ध रक्त जो होता है वो फेफड़े से सर्वप्रथम हृदय के बाएं अलिंद में क्या होता है? प्रवेश करता है। और वैसा परिवहन जिसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त का अलग अलग परिवहन होता है उसे हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं, जो 4 कोष्ठ वाले जंतु में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का कि धूप के चश्मे में रंगीन कांचों में क्या होता है? यानी धूप के चश्मों के रंगीन कांचों में आपको फेरस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? फेरस ऑक्साइड होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। करा निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए फाइकोलॉजी में सवालों का अध्ययन किया जाता है। यानी फाइकोलॉजी में दिया है कि जीवाश्मों का जो अध्ययन किया जाता है बिल्कुल क्या है? ये गलत है। यानी फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सवालों का अध्ययन किया जाता है। और हिस्टोलॉजी में ऊतकों और कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। और माइकोलॉजी में कवक रोगों का अध्ययन किया जाता है। और पेलिनोलॉजी में पराग विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन और डाईपेप्टाइड्स नामक एंजाइम मुख्यतः किसके पाचन में सहायक होते हैं? देखिए ट्रिप्सिन, पेप्सिन और डाईपेप्टाइड्स जो है नामक एंजाइम मुख्यतः जो होता है प्रोटीन के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। किसके साथ में? तो प्रोटीन के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का कि पादप वृद्धि अनुमान के साथ निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिया जाता है? देखिए पादप वृद्धि अनुमान के साथ भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का नाम लिया जाता है। किसका? जगदीश चंद्र बसु का नाम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारत मार्च 2020 में पहले सप्ताह में 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी करने जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाली कांग्रेस की थीम है भू विज्ञान समावेशी विकास के लिए मूलभूत विज्ञान। दूसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस को भूवैज्ञानिक का ओलंपिक भी कहा जाता है। तीसरा कह रहा है भूवैज्ञानिक सम्मेलन प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है जिसमें 5000 से 6000 भूवैज्ञानिक भाग लेते हैं।
यानी कह रहा है इसमें इस पर विचार करना जो कौन होगा इसमें। देखिए इसका जो राइट जो आपका आंसर होगा, इसका हम लोग का जो राइट जो हम लोग का आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी केवल 1 और 2 क्या होगा इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका 5वां, क्या होगा 5वां स्थान था। अगला क्वेश्चन कर रहा है पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। यानी पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा हरियाणा। कौन हो जाएगा, हरियाणा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि हाल ही में राज्यसभा में किस जनजातीय भाषा का पहली बार उपयोग किया गया। यानी राज्यसभा में किस भारतीय जनजातीय भाषा का पहली बार उपयोग किया गया। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा संथाल जनजाति, किसका, संथाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम ने 13वें दक्षिण एशियाई खेल में किस देश को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा आपका नेपाल को। किसको, नेपाल को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता है। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे वीडियो आज का कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और हम लोग अपने इसी टाइम पर नेक्स्ट टाइम पर हम लोग फिर कल मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।